कहानी की शुरुआत प्रेम नामक एक व्यक्ति से होती है जो अपने घर में बैठकर कौन बनेगा करोड़पति का आनंद ले रहा है। अचानक उसकी पत्नी का फोन आता है। बातचीत के दौरान वह कहता है, आज काम थोड़ा ज्यादा था लेकिन मैं समय पर पैसे भेजता रहूंगा। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी गांव में है, जहां उनकी 6 साल की एक बेटी है और हाल ही में एक छोटा बच्चा भी जन्मा है। प्रेम घर से बाहर कचरा फेंकने जाता है और पत्नी को आई लव यू कहकर फोन बंद कर देता है। फिर वह दराज से बड़े चाकू निकालता है और वॉशरूम में जाता है, जहां उसने 15 साल की एक लड़की को कैद कर रखा है। वह पहले से ही मरी हुई है। प्रेम उसकी टांग को काटता है और खून को एक पोती में बहाता है, फिर उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। सुबह होते ही हम रामचरण पांडे को देखते हैं, जो अपने पिता की प्रशंसा कर रहा है। वह बताता है कि उसके पिता संस्कृत और गणित के बहुत अच्छे विद्वान थे। रामचरण की पत्नी और 8 साल की बेटी भी वहां मौजूद हैं। वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर काम पर निकल जाता है। पेशे से वह एक पुलिस वाला है। इस बीच नरेटर बताता है कि पहले लोग राजगद्दी पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते थे, लेकिन अब सब कुछ पैसे पर निर्भर हो गया है। तभी एक व्यक्ति रामचरण के पास आता है और कहता है कि उसकी 16 साल की बेटी 4 दिन से लापता है। रामचरण उसे समझाते हुए कहता है, देखो, बच्चे अचानक लापता नहीं होते, वह जल्द लौट आएगी। हालांकि उस व्यक्ति के आंसू देखकर रामचरण उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि वह घर जाए और अपनी बेटी का पोस्टर लगाए। अब हमें दिल्ली के राजीव कैंप का दृश्य दिखाया जाता है, जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अचानक एक गेंद नाले में गिर जाती है। जब एक बच्चा गेंद लेने जाता है तो उसे एक हाथ मिलता है। ये देखकर लोग घबरा जाते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं। रामचरण वहां पहुंचता है और मजाक में कहता है, क्या ये लंगूर का हाथ है? लेकिन लोग उसे बताते हैं कि यह किसी बच्चे का हाथ लग रहा है। रामचरण झूठा भरोसा दिलाते हुए कहता है, ये नाला कई किलोमीटर दूर से आता है, हमें नहीं पता वारदात कहाँ हुई। फिर वह उस बच्चे को जागरूक नागरिक का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हुए ₹1 का इनाम देता है। दृश्य बदलता है, जहां रात में वही बच्चा अपने परिवार के साथ कौन बनेगा करोड़पति देख रहा है। अचानक उसका पिता, जो एक वॉचमैन है, काम से लौटता है। उसकी पत्नी ने उसे अंडे लाने के लिए कहा था, लेकिन वह भूल गया। वह अपने बेटे को अंडे लाने भेजा था। जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता है, प्रेम, जो छुपा हुआ है, उसे बुलाता है और चॉकलेट का लालच देता है। जब बच्चा उसके पास आता है, प्रेम उसे बेहोश कर लेता है। प्रेम बच्चे के साथ बुरा काम करता है। बच्चा डरते हुए कहता है, अब तुमने जो करना था कर लिया है, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे पापा आएंगे और तुम्हें मार देंगे। प्रेम का मानसिक खेल यहाँ उजागर होता है। वह कहता है, तुम्हारी जिंदगी बस इतनी ही है। इस बीच एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे प्रेम का मामा उसे बचपन में ऐसे ही गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। प्रेम अब बहुत गुस्से में है। वह एक बड़ा खंजर उठाता है और अपने मामा से बदला लेता है। अब प्रेम बच्चे के कुछ अंग निकालकर एक कंपाउंडर को बेच देता है। वह खून और शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। दूसरी तरफ बलबीर बस्सी, जो इस घर का असली मालिक है, अपनी पोती के जन्मदिन की तैयारी कर रहा है। वह उसकी दादी से कहता है कि वह उसकी मदद करेगी। जैसे ही सब नीचे केक काटने आते हैं, बलबीर को एक कॉल आता है, जिससे वह काफी परेशान नजर आता है। वह अपनी चिंता भुलाने के लिए चुमकी का ऑर्डर देता है। चुमकी एक बंगाली लड़की जो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है। उसकी माँ उसके व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में बात कटी है। सभी लोग मनाने के लिए पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। दूसरी ओर हम रामचरण पांडे को देखते हैं, जो अपनी बेटी को तैयार कर रहा है। ये लोग रामायण का थिएटर प्ले करने जा रहे हैं। रामचरण इस वक्त साधु के वेश में है, यानी कि रावण का रूप धारे हुए। वह सीता से कहता है, बाहर आ जाओ, दक्षिणा वगैरह दे दो। शो काफी मजेदार चल रहा है, लेकिन उसी रामलीला के नाटक में बच्चों को उठाने के लिए प्रेम भी पहुंच चुका होता है। जब रामचरण का अगला शॉट आता है,
वह अपने रावण के ड्रेस में तैयार हो रहा होता है। तभी चुम्की का पिता वहां पहुंच जाता है और कहता है, 4 दिन पहले फेस्टिवल से मेरी बेटी गायब हो गई। मैंने कई बार एफआईआर लिखवाने की कोशिश की, लेकिन आप हर बार मुझे भगा देते हैं। आखिर मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये तुम्हारा काम है, तुम्हें इसके लिए तनख्वाह मिलती है। रामचरण जवाब देता है, भाई क्या तुम मुझे वेतन देते हो? इस पूरे राजीव कैंप के पुलिस स्टेशन में केवल 3 पुलिस वाले हैं और यहाँ की आबादी 5 लाख है। हर एक के हिस्से में पैचर्स 1000 आते हैं। जब भी कोई पुलिस वाला मिलता है तो थाने खोलकर रख देते हैं। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और शो देखने आए लोग उसकी बातें सुन रहे थे। जब शो खत्म होता है, पांडे अपनी पत्नी के पास जाकर पूछता है, अपनी बेटी कहाँ है? उसकी पत्नी बताती है, वह वॉशरूम गई थी, जल्दी आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बावजूद वह नहीं आती। दोनों पैनिक हो जाते हैं। इसी बीच हम प्रेम को देखते हैं, जिसने पांडे की बेटी को बेहोश करके उठा लिया है और अब उसे ले जाने के लिए लेकर जा रहा है। किस्मत से पांडे की उस पर नजर पड़ जाती है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। प्रेम बच्ची को छोड़कर भाग निकलता है, लेकिन पांडे उसे नहीं छोड़ने वाला था। अब दोनों के बीच अच्छी खासी दौड़ होती है। वे गलियों में भागते हैं, लेकिन प्रेम भागने में तेज होता है, इसलिए पांडे उसे पकड़ नहीं पाता। जब वह वापस आता है तो अपनी बेटी की बेहोश हालत देखकर परेशान हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम पुलिस वाले हो ना? अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं किसके पास जाती? खुद का घर संभाल नहीं पा रहे हो, दूसरों का कैसे संभालोगे? अगर तुम में दम है तो उस कातिल को पकड़ कर लाओ। अब पांडे को समझ में आता है कि बात तो सही है और उसे इस कातिल का पर्दाफाश करना पड़ेगा। वह अपने काम पर लग जाता है और चुम्की के पिता के पास जाकर कहता है, कल सुबह पुलिस स्टेशन आना, मैं तुम्हारी एफआईआर लिखूंगा। अगले दिन हम एक अमीर परिवार को देखते हैं, जहां उनका बच्चा स्कूल जाने वाला होता है। जैसे ही वह अपनी मां को बाय बोलता है, तभी कुछ गुंडे आकर उसे उठा लेते हैं। पुलिस स्टेशन में चुम्की का पिता एफआईआर लिखवाने आया है। इस बार पांडे पूरी गंभीरता से मामला लिख रहा है, क्योंकि पिछली बार चुम्की बलबीर सिंह बस्सी के घर से गायब हुई थी, इसलिए वह सबसे पहले उसी के घर पर पहुंचता है। वह दरवाजा खोलता है और बलबीर सिंह को सामने देखकर थोड़ा घबराता है, लेकिन बलबीर जानता है कि रात को वह मुंह पर मास्क लगाए हुए था, इसलिए वह बिना डर के उसका स्वागत कर देता है। पांडे बलबीर से सवाल करने लगता है। बलबीर कहता है, देखो भाई, तुम किसी और का इल्जाम किसी और पर मत मरो। तुम जानते हो कि तुम्हारे बॉस डीजीआई मेरे स्कूल के दोस्त रह चुके हैं। इनकी बातचीत चल ही रही होती है, तभी चुम्की का पिता वहां आकर कहता है, यहाँ मेरी बेटी काम करती थी, इसी ने मेरी बेटी का रेप किया है। साहब, इसको पकड़ लो। बलबीर सिंह बस्सी सच्चाई बताने लगता है, इसकी बेटी यहाँ पर काम नहीं करती थी, बल्कि वह एक प्रोस्टिट्यूट थी। इसके बदले में इसे पैसे देता था और खुद इसका बाप ही उसे यहाँ पर भेजता था। ये सुनकर पांडे का गुस्सा बढ़ जाता है और वह पहले चुम्की के पिता को थप्पड़ मारता है। कैसा बाप है तू, अपनी बेटी को ऐसे काम करने पर मजबूर करता है? तुझे शर्म नहीं आती? पांडे ने तय कर लिया है कि वह चुम्की को ढूंढ कर लाएगा। बलबीर से कुछ और सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन बलबीर अपने दोस्त डीजीआई रस्तोगी को फोन करता है। जैसे ही रस्तोगी पांडे से बात करता है, वह उसे झाड़ देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। हालांकि पांडे को और सवाल करने थे, लेकिन बॉस का आदेश था, इसलिए उसे निकलना पड़ता है। रास्ते में प्रेम उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुम्हारी भी बच्ची खोई है? पांडे चिढ़कर कहता है, क्यों भाई, तुम्हें क्या करना है? प्रेम बताता है, गांव में मेरी भी एक बच्ची है, 6 साल की। मुझे भी चिंता होती है कि क्या पता वह ठीक है या नहीं। अब इस रामराज्य में ना जाने कैसे कैसे रावण आ गए हैं। वह पांडे को कल रात का हिंट देना चाह रहा था, लेकिन पांडे उसे पकड़ नहीं पाता। जैसे ही वह अपने केबिन में आता है, उसका बॉस रस्तोगी उसे झाड़ देता है। भाई, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सस्पेंशन करवा दूं?
इस लापता बच्चों वाले केस से अब अपना हाथ झाड़ लो। बच्चों के मामले खुद ही वापस आ जाते हैं। ये नीची जाति के लोग हैं, अपने बच्चों को काम पर लगा देते हैं। अगर कुछ करना है तो प्रोडक्टिव केस उठाओ, जैसे कि वीरेन का केस। इनकी फैमिली बहुत अमीर है, इन बच्चों को ढूंढ कर लाओ, तभी जाके प्रमोशन मिलेगा। अगली बार से मेरे पास बलबीर का कॉल आया तो हमारी बातचीत फिर से सीधे मेरे ऑफिस में होगी। रस्तोगी वहां से चला जाता है। फिर पांडे मीडिया के पास पहुंचता है और बताता है कि उन्होंने वीरेन के केस पर काम करना शुरू कर दिया है। एक स्पेशल टास्क फोर्स भी लगा दी है और जल्द ही वे उस बच्चे को ढूंढ कर लाएंगे। इस बीच हम पांडे के थाने में देखते हैं, जहां उसके सहकर्मी पाठक और बिश्नोई उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। वे पूछते हैं, सर क्या बात हो गई, आप बहुत डिप्रेस लग रहे हैं। पांडे बताता है कि उसने एक रिक्शा चालक को पकड़ा है, जिसने बताया था कि वह हर बार चुमकी को यहाँ वहाँ छोड़कर आता था। पाठक पूछता है, क्या करें, इसे छोड़ दें। तभी गलती से पांडे के हाथ में उस रिक्शा वाले का फोन लग जाता है। जब वह फोन की कॉल लिस्ट चेक करता है तो उसे प्रेम का नंबर दिखाई पड़ता है। अब पांडे के दिमाग में सारी बातें साफ हो चुकी थीं कि प्रेम इन सभी कत्लेआम के पीछे है। अब इस बात की रिपोर्ट देने के लिए वह फिर से रस्तोगी के पास जाता है और बताता है, देखिए हमारे हाथ एक सस्पेक्ट लगा है। वह एक रिक्शा वाला है। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि चुमकी को उसने बलबीर बस्सी के बंगले पर छोड़ा था। जब रिक्शा वाले ने पैसे मांगे तो चुमकी पैसे लेने के लिए बंगले के अंदर गई थी, लेकिन 3-4 घंटों के बाद भी जब वह बाहर नहीं आई तो रिक्शा वाले ने प्रेम को बुलाया और पैसे की डिमांड की। प्रेम ने कहा कि वह कब की जा चुकी है, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। रस्तोगी और बलबीर सिंह पुराने दोस्त थे और इसी दोस्ती के चलते रस्तोगी ने पांडे को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। हालांकि इन 7 दिनों में पांडे ने खाली बैठने की बजाय अपने मिशन को जारी रखा। इस दौरान टीवी पर एक खबर आई कि डीआईजी साहब की टीम ने महज 2 दिनों के भीतर किडनैपर्स का पता लगाकर वीरेन नाम के बच्चे को उसके परिवार के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। ये खबर उन गरीब लोगों ने भी देखी जिनके बच्चे गायब थे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। इस बीच पांडे प्रेम के घर के बाहर निगरानी कर रहा था और देखता है कि एक कंपाउंडर वहां से कुछ सामान लेकर निकल रहा है। घर के अंदर प्रेम अपना रोजमर्रा का काम करते हुए कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था। तभी बलबीर सिंह उसे फोन करके कहता है कि सब कुछ साफ कर दे। जब प्रेम कैमरा बंद करता है तो खुलासा होता है कि बलबीर सिंह पोर्नोग्राफी के घिनौने धंधे में शामिल था। सस्पेंशन खत्म होने के बाद पाठक पांडे से मिलता है और उसे बताता है कि रस्तोगी का ट्रांसफर हो चुका है और उसकी जगह एक नया अफसर आने वाला है, जिससे अब पांडे बिना किसी अड़चन के अपने काम पर लौट सकता है। उसी वक्त पांडे को कंपाउंडर फिर से दिखता है, जो हर रात प्रेम के घर से कुछ ले जाते हुए नजर आता था। पांडे और पाठक उस कंपाउंडर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जब कंपाउंडर अस्पताल से बाहर आता है तो वे उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर पूछताछ करते हैं। कंपाउंडर कबूल करता है कि वह प्रेम के लिए बच्चों के अंगों की तस्करी करता है। इस बीच एक नया अफसर सेक्टर 36 के थाने में अपनी ड्यूटी संभालता है और पांडे उससे पूरी सच्चाई बताने के लिए पहुंचता है। लेकिन उसी समय रस्तोगी, जो अब भी प्रमोशन के बावजूद मामले में अपनी दिलचस्पी रखता है, बलबीर सिंह को सतर्क कर देता है कि पांडे उस पर नजर रख रहा है और उसे कुछ कदम उठाने होंगे। बलबीर सिंह अपने गुंडों को कंपाउंडर का कत्ल करने का आदेश देता है ताकि वह पांडे तक कुछ न बता सके। पांडे और नया अफसर जब कंपाउंडर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुंडों ने पहले ही उसे मार दिया है। पाठक से पूछने पर वह बताता है कि वह सिर्फ 2 मिनट के लिए खाना खाने गया था और इस दौरान कंपाउंडर गायब हो गया। इस बीच प्रेम को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान प्रेम कबूल करता है कि वह बच्चों को उनके घर के बाहर से उठाकर उनके अन्न निकालता था और लाशों को नाले में फेंक देता था ताकि कोई सबूत न बचे। प्रेम के कबूलनामे से पांडे और नए अफसर को इस भयानक सच्चाई का पता चलता है और वे समझ जाते हैं कि इस रैकेट के पीछे और भी बड़े लोग शामिल हो सकते हैं।
अब उनका अगला कदम इस गिरोह की पूरी सच्चाई उजागर करना था। पांडे प्रेम से बार बार सवाल पूछता है कि आखिर तुम ये सब चीजें क्यों करते हो, क्या तुम्हें इसमें आनंद मिलता है। इसी के जरिए प्रेम समाज की सच्चाई को उजागर करता है कि अमीर हमेशा अमीर रहेगा, बड़े होकर कोई अफसर बनेगा या लंबा बिजनेस करेगा, जबकि गरीब बच्चे बड़े होकर झाड़ू लगाएंगे, शादी करेंगे और फिर 3-4 और बच्चों को पैदा करेंगे। और अगर इन बच्चों में से 15-20 बच्चे गायब भी हो जाएं, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, और अगर मैंने इनका थोड़ा फायदा उठा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं की। इस पर पांडे को गुस्सा आता है, क्योंकि उसी शख्स ने उसकी बेटी को भी उठाया था। वो उसे मारना चाहता है, पर उसे खुद को काबू में रखना पड़ता है, क्योंकि ये शख्स उस लंबे हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध है। अगले दिन पांडे सारे सबूतों के साथ बलबीर सिंह बस्सी के बंगले पर पहुंचता है और कहता है कि खुदाई करके देखो, यहाँ कितने लोगों की हड्डियां छिपी हैं। खुदाई में 16 बच्चों के अवशेष मिलते हैं, किसी की खोपड़ी, किसी के हाथ की हड्डी, किसी के पैर की हड्डी और भी कई बॉडी पार्ट्स। इस पूरे दृश्य को देखकर वहां खड़े लोग हिल जाते हैं और पुलिस वाले भी उल्टी करने लगते हैं। इस खबर के फैलते ही रस्तोगी अपने एक दोस्त को कॉल करता है, जो कहानी के अंत में सामने आएगा। मजबूत सबूतों के चलते बलबीर सिंह बस्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके घर पर लोग पथराव शुरू कर देते हैं। एक बड़े राजनेता के घर में रस्तोगी और बलबीर सिंह की फोटो लगी होती है, जो दिखाती है कि ये लोग एक ही ग्रुप के हैं। जब पुलिस बस्सी से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रेम ने किया है और मैं तो बस बिजनेसमैन हूँ। इस पर एक आईबी कमेटी बनाई जाती है, जिसका नेतृत्व रस्तोगी करता है, और वो मीडिया में आकर बताता है कि बस्सी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उसे बरी किया जा रहा है। अब जांच प्रेम के ऊपर केंद्रित होगी। जब पांडे ये सब टीवी पर देखता है तो चौंक जाता है कि बस्सी, जो इस सब का मास्टरमाइंड है, कैसे बच गया। पांडे अपने बॉस से बात करता है, लेकिन उसे मामले से दूर रहने के लिए कहा जाता है। पांडे प्रेम से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि गांव में जो पैसे तू भेजता था वो कैसे जाते थे। प्रेम बताता है कि एक कंपाउंडर उसके पैसे गांव भेजता था। इस पर पांडे कहता है कि तेरा कंपाउंडर तो मारा गया और तेरे पैसे घर पहुंचे ही नहीं। ये सुनकर प्रेम का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। पांडे उसे बताता है कि अब तू बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बस्सी ने पूरा खेल तुझ पर डाल दिया है। अगर तू बाहर जाना चाहता है तो बस्सी के खिलाफ सबूत देना पड़ेगा। प्रेम बताता है कि उसने बस्सी की पोर्नोग्राफी की सीडी अपने गांव भिजवाई थी और वही आखिरी सबूत है। पांडे गांव जाने का फैसला करता है। गांव पहुंचकर पांडे प्रेम की पत्नी से उस सीडी के बारे में पूछता है। जब वह सीडी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें बस्सी और प्रेम के खिलाफ सारे सबूत होते हैं। पांडे इसे लेकर वापस लौटने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही गुंडे मिलते हैं जिन्होंने कंपाउंडर को मारा था। वे पांडे को भी मार देते हैं और सीडी नष्ट कर देते हैं। फिल्म के अंत में ये खुलासा होता है कि पांडे के मारे जाने के पीछे उसके ही दोस्त श्रवण कुमार पाठक का हाथ था, जो रस्तोगी के साथ मिला हुआ था। पाठक ने इन अपराधियों की मदद की थी और पांडे को भी मरवा दिया। लेकिन अंत में एक और सीडी बिश्नोई के पास पहुंचती है, जिसमें प्रेम और बस्सी के खिलाफ सबूत होते हैं। इस तरह ये शानदार फिल्म खत्म होती है। अब इस फिल्म के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी 2006 की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म का आधार नोएडा का कुख्यात निठारी कांड है, जिसमें सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंधेर ने मासूम बच्चों के साथ अमानवीय अपराध किए थे। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर पसंद हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक शानदार अनुभव होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक फिल्मों के रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।